अगर कोई छोटे शहर का व्यक्ति है तो अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है कि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी बड़े कॉलेज में, तो उसको छोटे शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग बड़े शहरों में आते हैं, यहाँ से भी असफल होकर के लौटते हैं। तो फैक्टर्स तो कई सारे हैं, एक फैक्टर नहीं है। आपने 12वीं के बाद दिल्ली में आकर पढ़ाई की, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने? 12वीं के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने केएमसी में जब दाखिला लिया तो बीए ऑनर्स हिंदी। तो एक तो मेरे ऊपर इतना दबाव, मतलब मेरे घर से कभी कोई दबाव, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने कभी कोई ये दबाव नहीं किया कि क्यों हिंदी पढ़ रहे हो, ये कर। समाज ज्यादा आपको प्रेशर देता है। हिंदी पढ़ना था तो गोरखपुर की यूनिवर्सिटी भी बड़ी अच्छी है, विद्यानिवास मिश्र जैसे लोग वहाँ पर रहे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जैसे लोग वहाँ पर रहे, क्या खराबी है? तैयारी करना तो आसान है, नौकरी पाना लेकिन मुश्किल है ना। अब यहाँ पे जो आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, ये इसका क्षेत्र भी तो सीमित है ना। अब हर साल मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 150 से 200 लोग पीएचडी कर रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं। क्या हर साल 200 लोग सरकारी नौकरी में समायोजित हो सकते हैं? अनुवाद को लेकर कैसा भविष्य है? अनुवाद को लेकर के आज के समय में बहुत उज्जवल भविष्य है। जो अकादमिक लेखन है और क्रिएटिव लेखन है, क्रिएटिव यानी कि अकादमिक लेखन भी क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन जिसे हम मंचीय लेखक भी कहते हैं, इन दोनों में जो मूल अंतर है वो कहाँ है और क्या है? अकादमिक लेखन गंभीरता की मांग करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। लगातार हमारे पास ऐसे कई सारे मैसेजेस आते हैं जहां जो नए पढ़ने वाले लोग हैं, नई पौध है, वो ये जानना चाहती है कि हिंदी और हिंदी साहित्य को लेकर वो रोजगार में क्या कर सकते हैं, किस तरह उनकी नौकरी लगेगी, क्या रास्ते हैं, क्या मंजिलें हैं। लेकिन अक्सर उनको वो मार्गदर्शक नहीं मिलते जो उनको बता पाएँ कि किस तरह जाना है और कहाँ जाना है। लेकिन चूंकि वे लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, कुछ करना बनना चाहते हैं, तो उन्हीं तमाम लोगों के लिए आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अनुराग सिंह से, जो इस वक्त हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए मौजूद हैं। अनुराग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज इन्हीं सब तमाम विषयों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया दीपाली। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए कि आपकी जो लेखन यात्रा है या आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, आप कॉलेज में प्रोफेसर है, ये आपने कैसे शुरू की और कैसे यहाँ तक पहुँचे? मेरी लेखन यात्रा अभी कोई ऐसी बहुत बड़ी तो नहीं है, मैं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा लेखन मैंने किया है या अचीव किया है। हाँ, पढ़ने में रुचि ज़रूर है, रुझान है साहित्य के लिए, साहित्य की ओर। तो 12वीं क्लास तक तो हम उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं, तो वहाँ पर एक समाज का भी दबाव है कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। अगर उनको साइंस नहीं मिली तो शायद कॉमर्स ठीक ठाक ऑप्शन है, और जो ह्यूमैनिटीज़ के साथ पढ़ता है वो तो बस पढ़ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो उस समय ये एक पीयर प्रेशर कह लीजिए, सोसाइटी का प्रेशर कह लीजिए। तो मैंने भी 12वीं तक मतलब साइंस से को लेकर के ही पढ़ाई की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 विषय थे। मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट था। तो साहित्य को लेकर के रुचि तो लगातार मेरी शुरू से रही, बचपन से। कविताएं, कहानियाँ पढ़ना, मंचों पर जाकर के छोटे छोटे नाटक, या 15 अगस्त, 26 जनवरी, छोटे स्कूल्स में जैसे होता है कि आप भाषण दे रहे हैं, कुछ कविता कह रहे हैं, इस टाइप की चीज़, देशभक्ति वाला है, ये ऐसा मामला था। तो कविता को लेकर के, साहित्य को लेकर के लगाव शुरू ऐसे ही से था, वो लगा बचपन से। कोई ऐसा बहुत बाहरी प्रेशर या कोई अचानक से कुछ नहीं हुआ कि मैं जगा और मुझे लगा कि साहित्य में जाना चाहिए। वो लगातार रुझान रहा। लेकिन ये तय था कि मुझे, क्योंकि उस समय 3 इडियट्स जैसे फिल्में आई हुई थी जो इंजीनियरिंग के फील्ड को बहुत ज़्यादा दिखा रही थी, हाईलाइटेड है, और एक बहुत बड़ा जो यूथ का वर्ग है उस समय आंख मूंद करके बीटेक कर रहा था। बीटेक करेंगे, नौकरी करेंगे, बीटेक करेंगे, प्लेसमेंट हो जाएगी, नौकरी की चिंता नहीं है। बीटेक में एडमिशन का मतलब नौकरी की सिक्योरिटी हो जाती थी। लेकिन मुझे उस फील्ड में कभी कोई लगाव नहीं रहा। फिर मैंने साइंस की पढ़ाई करने के बाद मैंने बीए करना चुना, और बीए भी हिंदी में, बीए ऑनर्स हिंदी। तो 2011 में मैंने अपना एडमिशन सोचा कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था, बीएचयू का दिया था, और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ऑप्शन मेरे पास था। वो दोनों एंट्रेंस भी क्लियर हो गए थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय एंट्रेंस नहीं हुआ करता था, 12th के मार्क्स के बेस पर आपका एडमिशन होता था। तो मैंने उसके बाद यहाँ दाखिला लिया, किरोड़ीमल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, और उसके बाद से आप कह सकते हैं फिर दिल्ली में आकर पढ़ा। हाँ, यूपी में 12वीं, गोरखपुर से 12वीं तक की पढ़ाई की, और उसके बाद 2011 में मैं किरोड़ीमल कॉलेज आया। वहाँ से मेरी मतलब एक तरीके से कहिए कि जो साहित्यिक यात्रा है वो और प्रौढ़ होती गई।
मतलब जो मेरा रुझान है पढ़ने को लेकर के, वो और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें मैं उससे पहले सोचता था वो यहाँ आकर के चीज़ें थोड़ी बदली। तो शहरों का फ़र्क पड़ता है? शहरों का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, आपके पास एक्सपोज़र मिलते हैं। जो लोग छोटे शहरों में हैं, ऐसा नहीं कि छोटे शहरों में प्रतिभाएं नहीं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को मंच कितने मिल पा रहे हैं, समस्या इस बात को लेकर के है। तो अगर कोई छोटे शहर का व्यक्ति है, तो अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है कि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी बड़े कॉलेज में, तो उसको उस छोटे शहर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। एक चीज़ आज के समय में मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि एक बदलाव जो हुआ है, जैसे जब डिजिटल युग आए हैं तो पढ़ने पढ़ाने के साधनों को लेकर के थोड़ी सी वो चीज़ें, जो गैप था वो कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो फुलफ़िल हो गया, कम हुआ है। जैसे बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर या नोएडा आकर के बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में आईएएस की तैयारी करते हैं। कोविड काल के बाद से ये एक दौर और शुरू हुआ कि आप वो तैयारी अपने घर पे रह करके ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। पैसा फिर भी आपको देना है, लेकिन दिल्ली में आकर के रहने वाली जो बाध्यता थी वो लगभग ख़त्म कह सकते हैं आप, कम हुई है। तो ये चीज़ तो अंतर तो मिटा है। कुल मिला के ये है कि जो नॉलेज है, जो उसका सेंटर है, अगर वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। जो प्रतिभाएं बहुत छोटे शहरों में हैं, गाँव में हैं, कस्बों में हैं, प्रतिभाएं हैं वहाँ पर। आखिर दिल्ली में इतनी जनसंख्या कहाँ से बढ़ रही है? ये दिल्ली की अपनी तो नहीं है, तो वो लोग आ रहे हैं। तो अगर ना आए और वहीं से ये राजनीतिक फेलियर है, वो तो बहुत अलग विषय हो गया, उस पर हमें बात नहीं, कभी वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें कम हुई हैं और यूथ जो है, अब एक फ़ोन जो उसके हाथ में आया है, बहुत चीज़ों को लेकर के वो उससे अवेयर हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बड़े शहर में बहुत सारे लोग बड़े शहरों में आते हैं, यहाँ से भी असफल होकर के लौटते हैं। तो फैक्टर्स तो कई सारे हैं, एक फैक्टर नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, डिजिटल युग जो बढ़ा है, सूचना और तकनीकी का जो लगातार विस्तार होता जा रहा है, उससे शहर से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको चीज़ें मिली हैं, ज़्यादा लाभ मिला है। तो आपने 12वीं के बाद दिल्ली में आकर पढ़ाई की, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पीएचडी कर रहे हैं, हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी साहित्य में रुझान भी रखते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक कंपटीशन का तो रहता ही है कि कितना कंपटीशन है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक दो चीज़ें इसमें जो मुझे लगता है, जैसे 12वीं के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने केएमसी में जब दाखिला लिया तो बीए ऑनर्स हिंदी। तो एक तो मेरे ऊपर इतना दबाव, मतलब मेरे घर से कभी कोई दबाव, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने कभी कोई ये दबाव नहीं किया कि क्यों हिंदी पढ़ रहे हो, ये कर। समाज ज़्यादा आपको प्रेशर देता है कि हिंदी पढ़ना था तो गोरखपुर की यूनिवर्सिटी भी बड़ी अच्छी है, विद्यानिवास मिश्र जैसे लोग वहाँ पर रहे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जैसे लोग वहाँ पर रहे, क्या ख़राबी है। मैं दिल्ली चला आया कि इतना पैसा वहाँ पे खर्च हो रहा है और हिंदी तो कोई इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हिंदी आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय मैं उन बातों को लेकर के बहुत बहस नहीं करना चाहता था। मैं नहीं बताना चाहता था कि क्योंकि उनको समझा पाना भी तो मुश्किल है कि जो अवसर मुझे दिल्ली में मिलेगा वो गोरखपुर में नहीं मिलेगा, छोटे शहर में नहीं मिलेगा, उसकी तुलना में कम मिलेगा। ये बातें समझा पाना, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, अशिक्षित जैसे लोग हैं या उस श्रेणी के लोग हैं, उनको इन चीज़ों को लेकर के बहुत, उनको ये तो पता है कि साइंस की पढ़ाई मुश्किल होती है, लेकिन उनको लगता है कि हिंदी क्या है, हिंदी में पढ़ाई जैसा क्या है, ठीक है हिंदी तो सब पढ़ लेते हैं, ये जो भाव है ना, तो ये असर करता है चीज़ों को लेकर के। जब मैं दिल्ली आया तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि मैं किस दुनिया में आ गया। कॉलेज को लेकर के जो अवधारणा थी कि, क्योंकि मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी ही देखी हुई थी, बचपन आपका जहाँ बीता आपने वहीं पे चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि ऐसा ही होगा, थोड़ा और बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ पर अवसर थे, मैं पढ़ाई तो करता था, क्लासेस थी, वो सब कुछ होता था, लेकिन उसके अतिरिक्त जो कॉलेज ने मुझे दिया, मैं कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी से जुड़ा, बोलने का शौक़ था, भाषण प्रतियोगिताएं, ये सब स्कूल्स में मैं करता रहता था। तो उसने मुझे जितना तराशा है, मुझे लगता है कि उतना तो क्लासरूम ने भी मुझे नहीं तराशा होगा जितनी डिबेटिंग सोसाइटी ने मुझे चीज़ें दी। क्लास के बाद डेली लगभग 2 बजे से 5 बजे तक हम कॉलेज के डेप्सॉक रूम में ही रहते थे, और वहाँ पर एक अकेली डिबेटिंग सोसाइटी में मैं तो हूँ नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसमें विषय सिर्फ साहित्य का नहीं है कि मैं हिंदी का हूँ तो हिंदी
वाली डिबेट मैं करूँगा। वो कॉमन विषय होते हैं, उसमें साइंस वाले भी बच्चे हैं, कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं, सब कॉमन विषय पर डिबेट कर रहे हैं। तो उसने जो ज्ञान का क्षेत्र है वो मेरे लिए थोड़ा सा और विस्तृत किया कि मैं राजनीति विज्ञान बिल्कुल नहीं जानता था, मैं भूगोल नहीं जानता था, इतिहास मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की थी 12वीं तक, क्योंकि मेरे पास वो विषय नहीं थे। लेकिन जब मैं डिबेटिंग सोसाइटी में आया तो इन चीज़ों के बारे में मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो मुझे लगता है वो जो एक्सपोज़र मुझे मिला वो शायद उन छोटे शहरों में, उन कॉलेजेस में, उन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता। वहाँ क्लासेस अच्छी होती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्सपोज़र इन चीज़ों को लेकर के है, अगर कोई टैलेंट है आपके अंदर तो मुझे लगता है कि ये कॉलेज वहाँ पे आपको निकाल देते हैं। डिबेटिंग को लेकर के है, डांसिंग को लेकर के है, सिंगिंग को लेकर के है, एक्टिंग को लेकर के, फोटोग्राफी, जो भी पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ हैं। हमारे यहाँ माइंडसेट क्या है, पढ़ना मतलब कि बस पढ़ो और एक नौकरी ले लो। लेकिन आजकल का तो समय ऐसा है कि नौकरी सिर्फ किताब वाली पढ़ाई से नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को, हाँ, स्किल की जो बात है वो सिर्फ किताबी ज्ञान से कभी संभव नहीं है। तो वो चीज़ें इन कॉलेजेस में हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। कई बार आप इसको किस्मत कहिए या जो भी कहिए, एक मेरे घर में ये भी बहस हुई कि बनारस BHU में जाएं या DU में जाएं। मेरा ज़्यादा मन दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर के था, तो यहाँ चला आया। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो बहुत सारे और भी लोग होंगे ना जिन्होंने PhD की हुई है और वो बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी परमानेंट नौकरी भी है, तो उनको वो सुविधाएं या वो मौके नहीं मिलते। तो उस तरह के मौके किस तरह से मिलते हैं, उसमें क्या कंपटीशन है और इसके पीछे भी क्या कोई राजनीति है? नहीं, राजनीति भी है, लेकिन अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां 2 तरीकों में हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू के माध्यम से हैं, जो राज्य के अलग अलग आयोग हैं वहाँ पर वो लिखित परीक्षा और उसके बाद मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू के बाद है। तो वो जो चीज़ें हैं, मैं अपने साथ के लोगों को देखता हूँ जिनकी साहित्य में गहरी रुचि है, तो जब वो एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो उनकी साहित्य में गहरी रुचि है, तो वो साहित्य में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ी पढ़ाई मुझे लगता है वो लैग करते हैं। और जब तक जैसे आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, नेट और JRF की परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं। नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर वो आप क्वालिफाई कर लें मास्टर से आपके पास, तो वो एलिजिबिलिटी हो गई कि आप एक कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को वहीं पे अड़चन आनी शुरू। वो साहित्य अच्छा जानते हैं, कविताएं अच्छी पढ़ते हैं, कहानियाँ अच्छी पढ़ते हैं, समझ उनकी अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना एक अलग स्ट्रेटेजी की मांग करता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है कि एकदम पूरा डूब ही गए हैं और नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से। सारी चीज़ें जो सिलेबस है कम से कम उतना तो आप कवर करेंगे ना, वो नहीं कवर करेंगे तो कैसे होगा। तो पहली लड़ाई तो वहीं पर है कि आप तैयारी किस तरह कर रहे हैं। तैयारी, स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ इस परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए बिना स्ट्रेटेजी के आप सफल नहीं हो सकते। हम देख रहे हैं, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं जो अच्छा पढ़ते लिखते हैं, बहुत अच्छी समझ है, लेकिन डूबे हुए लोग हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा साहित्य में डूब जाते हैं, कविता लिखनी है, कहानियाँ लिखनी है, तो वो एक अच्छा क्रिएटिव फील्ड है ही, नो डाउट। लेकिन जब आप नौकरी को लेकर के बातचीत करते हैं तो वो तो एक दूसरी फील्ड है ना, एक बहुत अलग चीज़ डिमांड है वहाँ पर, एक बहुत अलग चीज़ की मांग वहाँ पर आपसे की जाती है कि आप सब चीज़ के बारे में, ये नहीं कि आपको कविताओं में रुचि है तो कविता का सब कुछ आप जानते हैं, बाकी विधाओं के बारे में आपकी रुचि नहीं है तो आप नहीं जानेंगे। वहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जब परीक्षा को लेकर के बात होती है तो साहित्य का जो एक तरीके से समेकित इतिहास है उसको लेकर के, विधाओं के जो बेसिक परिचय हैं उन चीज़ों के बारे में, रचनाकारों का जो टाइप है, कौन सा रचनाकार कहाँ फिट हो रहा है, किस तरीके की रचनाएं हैं, मतलब रचनाकारों की जो श्रेणियां हम विभाजित करते हैं। जैसे कई बार बहुत सारे लोग, आज के जब हम युवाओं की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं साहित्य, लेकिन साहित्य का जो बंटवारा है, अगर हम साहित्य के जैसे एक हमने कह दिया कि ये पॉपुलर लिटरेचर है, लोकप्रिय साहित्य है, उनको लगता है कि जब हम सिलेबस देखते हैं परीक्षाओं के, वहाँ से उसमें कोई भी चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं। इस पर अपन आएंगे, अभी इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो उसी समय कर लेंगे। तो वो स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एकेडमिक्स में आ रहे हैं। पॉपुलर लिटरेचर एक बहुत अलग फील्ड है, एकेडमिया जो है वो बहुत अलग फील्ड है। एकेडमिया में भी एक बहुत छोटा हिस्सा पॉपुलर लिटरेचर का पढ़ाया जाता है, लेकिन आप रोज़ लोकप्रिय साहित्य की किताबें पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि एकेडमिया में इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तो मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता। जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं और बनना चाहते हैं, उनके लिए कैसे अवसर मिलेंगे कि वो भाई PhD की तैयारी तो कर रहे हैं, ये तो खैर बहुत
सामान्य बात है कि बहुत सारे लोग पीएचडी कर भी लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब देखिए, जो राज्य के आयोग हैं, अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड, हर लोक सेवा आयोग जो है हर राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी निकालता है। और उसके लिए जो हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस है वो उनकी वेबसाइट पर आता है, वो चीज़ें देते हैं, कौन सी रचनाएं आपको पढ़नी, जैसे उपन्यास तो बहुत सारे हैं, आप कितने उपन्यास पढ़ सकते हैं, कितने पात्र याद कर लेंगे, सब तो नहीं हो सकता, लेकिन जो मुख्य है, जो ज़रूरी है या जो सिलेबस के आसपास है, उतनी की तो जानकारी आपको होनी चाहिए। उस पूरे परंपरा की हमने एक परंपरा की बात की, उस परंपरा के लेखक कौन है, उस परंपरा के इतिहासकार कौन है, उन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन है, कविता में वो मतलब उस चीज़ के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो जो तैयारी है, तैयारी लोक सेवा आयोग पर बाकायदा सिलेबस है, पाठ्यक्रम पूरा दिया हुआ होता है, आप उसके हिसाब से करें। और आज का समय तो ऐसा है कि कंटेंट की आपके पास दिक्कत ही नहीं है, ऑनलाइन इतने कंटेंट हैं, यूट्यूब चैनल्स पर इतने पढ़ाने वाले लोग हैं। अब उसमें कौन अच्छा पढ़ाता है, मैंने सबको तो नहीं सुना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक पढ़ा रहा है, सिलेबस से चीज़ें रिलेट कर पा रहा है, उसकी खुद की जानकारी दुरुस्त है और आपको गलत नहीं पढ़ा रहा है, तो पढ़ सकते हैं। किताबें आप दूर दराज के गाँव में रहते हैं, ऑनलाइन मंगवा लीजिए। तो आज तैयारी करना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया, जो बात हम अभी कर रहे थे। तैयारी करना तो आसान है, नौकरी पाना लेकिन मुश्किल है ना। कंपटीशन तो है। जो कंपटीशन की आप बात करेंगे वो आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही फील्ड अच्छी नौकरी है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, बाकी जगह आप सरकारी जो सेक्टर है उसको देख लीजिए। इवन आप जो आज के समय में प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी कम कॉम्पिटिशन्स नहीं है। आप देखिए अभी लगातार इस तरीके की रिपोर्ट्स चल रही है कि आईआईटी के बहुत सारे लोग इस बार उनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला, मतलब वो बीटेक कर चुके हैं और उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। आईआईटी का क्या दर्जा था आज के 10 साल पहले कि मतलब आईआईटी में एडमिशन, नौकरी की सिक्योरिटी, बच्चा आईआईटी की ही तो तैयारी करता था। आज भी करते हैं लोग उसकी तैयारी, लेकिन अगर ये हमारे सामने रिजल्ट है कि आईआईटी के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये सिर्फ हमारा अपना फेलियर नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, ये कुछ और चीज़ें भी दिखा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जनसंख्या के कारण हो सकते हैं, जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, तो क्यों कम हो रहे हैं वो एक बहुत अलग विषय है। तो उस पर भी हम जा सकते हैं, बातचीत उस पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, ये इसका क्षेत्र भी तो सीमित है ना। अब हर साल मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 150 से 200 लोग पीएचडी कर रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं। क्या हर साल 200 लोग सरकारी नौकरी में समायोजित हो सकते हैं? माने किस्मत की बात है, नहीं, सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। आप तैयारी करते हैं तो तैयारी, जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो तैयारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे किस्मत नहीं है, किस्मत है, लेकिन तैयारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जैसे एक एग्जांपल समझिए, 200 लोग मान लीजिए एक साल में दाखिला ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। मैं सिर्फ एक विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, देश में कितने विश्वविद्यालय हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो व्यक्ति जो वहाँ पर दाखिला ले, उसको तो मन में ये लगता है ना कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, हिंदी के लिए श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़। लेकिन 200 लोग हर साल, 5 साल में आपके पास लगभग 1000 लोग हो जा रहे हैं पीएचडी किए हुए। और जो पीएचडी कर ले रहा है वो अपने पुरानी परंपरा को देख रहा है। तो पीएचडी करने के बाद क्या करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना है। इतनी नौकरियां हैं कहाँ? तो जब इतनी नौकरियां नहीं हैं तो ये तो आप देखिए ना कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। पीएचडी तो हो गए वो लोग, डिग्री लेकर के आ गए, मतलब समवेयर प्लान बी भी कहीं ना कहीं रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। आपको अगर अपने आप पर इतना भरोसा है कि ठीक है मैं कंपटीशन में रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई करके आते हैं, हर महीने लगभग 45 से 50 हज़ार के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है जेआरएफ के समय पढ़ने के दौरान, तो वो कम नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आप उसी फील्ड में, आप एकेडमिक्स को आपने चुना है, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं मान के चलते कि पीएचडी करने वाला व्यक्ति, क्योंकि पीएचडी तो आप ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर आ रहे हैं, यानी कि उस फील्ड में आप क्रीम वाली जगह पर हैं पढ़ने के स्तर पर, तो उसके बाद आप स्विच करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये चेंज कई बार लोग मजबूरी में करते हैं कि उनका मन तो था एकेडमिक्स में आने का, पीएचडी भी कर ली इसीलिए कि हम शायद कहीं। अच्छा, इसमें एक अनुवाद भी एक विषय है कि अनुवाद भी वो कर सकते हैं। अनुवाद को लेकर कैसा भविष्य है? अनुवाद को लेकर के आज के समय में बहुत उज्जवल भविष्य है अनुवाद के लिए, लेकिन आपको पीएचडी तक आने की ज़रूरत नहीं। अगर सिर्फ आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो एसएससी में हर साल सरकारी नौकरी निकलती है
GST और SST, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। सरकारी नौकरी के अलावा भी जो अनुवादक होते हैं वो तो कई अच्छी किताबों का अनुवाद कर ही सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। जैसे एक अगर आपके माइंडसेट में ये है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपने ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों के साथ पढ़ाई की है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आप वो तैयारी करिए और उसका डिटेल देख करके उस हिसाब से तैयारी करिए। GST और SST मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, SSC लगभग हर साल इसके लिए पोस्ट निकालती है, वो तय है। और सभी मंत्रालयों में सरकारी कामकाज, क्योंकि हिंदी राजभाषा है तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, इसलिए अनुवादकों की नियुक्ति की जाती है। प्राइवेट सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा फील्ड है कि ज्ञान का जो क्षेत्र है, आप जैसे आप देखिए, ज्ञान की कोई एक भाषा नहीं हो सकती। जिस क्षेत्र में ज्ञान है हम कोशिश करें कि अपनी भाषा में भी उसको लेकर के आएँ। अंग्रेजी ज़्यादा लोग आज, अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो अंग्रेजी का डोमिनेंस है, नो डाउट। इसमें मैं हिंदी का हूँ तो ये कोई गलत फैक्ट नहीं है। अंग्रेजी का डोमिनेंस, हम खुद बहुत सारी किताबें अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका हिंदी में भी अनुवाद हो जाए। तो ट्रांसलेशन सिर्फ किताबों के अनुवाद की बात नहीं। आज आप देखिए, आप खुद नेटफ्लिक्स देखती होंगी, ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर अंग्रेजी वेब सीरीज़ आती हैं या अन्य भाषाओं की वेब सीरीज़ आती हैं। तो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अनुवादकों की ज़रूरत पड़ेगी। और एंटरटेनमेंट की दुनिया, ये जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और उसमें इतना पैसा है, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे अनुवादकों की ज़रूरत है। आप देखिए कि वो किताब की बात है, मैगज़ीन्स या वेब पोर्टल्स को आप देखिए, वेब पोर्टल्स भी अंग्रेजी में हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं वहाँ पे। उनको अगर हम हिंदी में प्रोवाइड करा पाएँ तो अनुवादकों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या कर सकते हैं। कंटेंट बहुत सारा है जिसका अनुवाद होना बाकी है। अच्छी किताबें हमेशा लिखी जा रही हैं, तो उनका अनुवाद भी तो होना चाहिए। तो ये तो ऐसा फील्ड है जो लगातार चलता रहेगा। अब अभी इस पर बातचीत हम कर रहे थे, तो एक समस्या लगती है AI जैसी चीज़ें आने के बाद। जैसे आप अनुवाद करना चाहते हैं, कुछ एक पैराग्राफ एक उठा करके ChatGPT डालिए, तो वो बहुत ठीक अनुवाद करके दे रहा है। तो निकट भविष्य में इस तरीके की चीज़ें, या इस पर भी संकट है कि अनुवादकों की ज़रूरत कितनी रह जाएगी, भविष्य बताएगा। लेकिन एक चैलेंज अब है हमारे सामने। ChatGPT, AI जैसी चीज़ें आ जाने के बाद अनुवादकों की ज़रूरत उतनी ही रह जाएगी जितनी अभी है या नहीं, इस पर संशय तो है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो ज़रूरत कम होगी। अगर हम बाज़ार के हिसाब से देखें तो हम लोक कल्याण की, बाज़ार तो लोक कल्याण पर टिका नहीं है, वो अपने प्रॉफिट पर टिका है। अगर वो एक आदमी ही उसको ChatGPT से करा के ठीक करके दे रहा है, तो हम 5 लोगों को क्यों नौकरी पर रखेंगे? अच्छा, चलिए अब साहित्य पर आते हैं, क्योंकि हमारी जो जनता है वो बहुत सारी साहित्यिक जनता भी है, जानना चाहिए कि साहित्य में क्या हो रहा है। तो साहित्य में आपकी रुचि कितनी है? कौन सी विधा आपको पसंद है? कौन से लेखक पसंद हैं? साहित्य में मेरी रुचि बहुत है, और वो रुचि ही थी जो मुझे यहाँ तक लेकर के आई। और मुझे लगभग 8 साल हो गए दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए। मैंने 2011 से 14 में BA किया, 14 से 16 में MA किया, और उसके बाद MPhil और PhD की यात्रा रही। MA करने के बाद मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया था। तो वो साहित्य ही है, या मेरा लगाव साहित्य के प्रति, या मेरी रुचि है जो मुझे इस यात्रा में यहाँ तक लेकर के आई है। तो मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि बहुत लगाव है, बहुत रुचि है। पढ़ना लिखना यही एक तरीके से मेरा काम है, मेरी नौकरी पढ़ने लिखने की ही है। विधाओं की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही विधा पसंद है। जैसे मुझे निबंध बहुत पसंद है, निबंधों में ललित निबंध। लेकिन ये नहीं है कि और विधाएं पसंद नहीं है। बेसिकली मैं रचनाएं पसंद करता हूँ कि ये रचना पसंद है, ये उपन्यास पसंद है तो है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये तुलना करूँगा कि ये उपन्यास भी मुझे अच्छा लग रहा है तो निबंध जो मेरी प्रिय विधा थी वो कहाँ गई, ऐसा नहीं है। रचनाएं अच्छी लगती हैं, निबंध हैं, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, कोई भी विधा हो सकती है। अगर वो अच्छी है तो मुझे अच्छी लग रही है। मैं ये सोच के नहीं जाता कि ये मेरी प्रिय विधा है और मैं इससे ज़्यादा जुड़ा हूँ, उपन्यास से ज़्यादा जुड़ा हूँ कहानी से कम, या निबंध से ज़्यादा जुड़ा हूँ या कविता से कम, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें अच्छी लगी तो लगी, उनको पढ़ रहे हैं, उनको और खोज के पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। अच्छा, अब क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई में सब सारे युग और वो सब तो पढ़े ही होंगे जो हमारे हिंदी साहित्य के युग है, तो छायावादी युग भी पढ़ा होगा, फिर प्रगतिशील भी आया और उसी तरह के कवि भी हुए। तो बहुत सारी जगह पर ऐसा भी है जहाँ पे जब इन दोनों युगों की तुलना होती है तो माना जाता है कि नहीं, छायावादी युग जो है या उसकी जो कविताएं हैं वो अब उतनी रेलेवेंसी उनकी नहीं रह गई है, या वो उतनी अब उस तरीके की नहीं है कि वो एक लंबे समय तक आप उनको याद रखो। प्रगतिशील जो कविताएं थी उनकी जो रेलेवेंसी वो हमेशा रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये एक इस तरह की एक बात भी होती है लोगों की। देखिए,
एक चीज़ तो जो मैं सोचता हूँ हो सकता है लोगों को ना पसंद आए कि साहित्य को सिर्फ रेलेवेंसी, जिसको आप प्रासंगिकता कहते हैं, साहित्य को सिर्फ प्रासंगिकता के कसौटी पर मापना साहित्य के साथ अन्याय है। हर साहित्य सिर्फ प्रासंगिकता के लिए लिखा जा रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर एक चीज़ ये है कि भाई समाज के, आप एक सामाजिक व्यवस्था में हैं तो आपके भीतर कुछ तो हलचल रहेगी ना, कि कोई ना कोई क्रांति भी होती रहेगी। क्रांति अगर नहीं भी हो रही है तो मन में घटित होती रहेगी। तो वहाँ आपको लगेगा ना कि जब कोई क्रांति की बात हो रही है तो आपको छायावाद तो याद नहीं आएगा, तब आपको प्रगतिशील युग ही याद आएगा, आपको वही कविताएं याद आएंगी। ठीक है, ये सवाल आपने कहा तो मैं इस पे जो मेरा टेक है वो ये कि ऐसा नहीं है कि क्रांति की बात होगी तो मुझे छायावाद याद नहीं आएगा। छायावाद मुख्यतः क्रांति का युग नहीं है जिसको आप कह रहे हैं। छायावाद के बाद जो अगला समय है प्रगतिवाद जिसको आप कह रहे हैं, 36 से 43, बहुत छोटा स्पैन है, वहाँ पे लगातार इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं। छायावाद में या छायावाद के कवियों को आप देखिए, निराला जब शक्ति पूजा लिख रहे हैं, शक्ति पूजा में राम क्या कर रहे हैं ये भी हमें देख, और जिस कविता की आप बात, हमने प्रासंगिकता पर बात शुरू की, तो साहित्य सिर्फ प्रासंगिक हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़, समय बदल जाएगा, चीज़ों की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, तो हम क्यों आदिकाल पढ़ रहे हैं, क्यों भक्तिकाल पढ़ रहे हैं? ना पढ़ें, छोड़ दें। हम तो सिर्फ 10 साल का साहित्य पढ़ें या 50 साल का साहित्य पढ़ें, उसके बाद तो समाज बहुत ज़्यादा बदल गया है ना। लेकिन जो भाषा है, कवियों की जो भाषा है, चाहे अज्ञेय की भाषा हो, चाहे निराला की भाषा हो, भाषा में भी तो बहुत बदलाव आया है ना। और जब कोई व्यक्ति साहित्य को शुरू कर रहा है तो वो, मुझे लगता है कि शायद वो अज्ञेय या निराला को शायद थोड़ा बाद में पढ़े, भाषा के कारण, कि इतनी कठिन भाषा हमें नहीं समझ आएगी तो हम उसको बाद में देखते हैं। तो जो कवि है और उसकी भाषा है वो भी तो उसको एक बहुत लंबे युग के लिए निश्चित तौर पर कवि की भाषा, देखिए हर कवि का अपना रचना करने का एक तरीका है, उसका अपना स्टाइल है। हम जैसे एक बहुत, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि निर्मल वर्मा बहुत कोट किए जा रहे हैं या बहुत कोट किए जाते हैं अपनी भाषा की वजह से। बहुत एक प्रवाह है, बहुत स्मूथ, मज़ा आता है उनको पढ़ने में। लेकिन अब आप ये बताइए कि निर्मल वर्मा की भाषा को हम प्रेमचंद से तुलना करें? प्रेमचंद जिस विषय के साथ आ रहे हैं, प्रेमचंद जिस कंटेंट के कथ्य के साथ आ रहे हैं, वहाँ पर निर्मल वर्मा की भाषा नहीं हो सकती। निर्मल वर्मा जिस कंटेंट के साथ आ रहे हैं वहाँ पर प्रेमचंद की भाषा नहीं हो सकती। प्रेमचंद का सौंदर्य उनके कथ्य और भाषा के सम्मिश्रण से है, निर्मल वर्मा का सौंदर्य उनके कथ्य और उनकी भाषा के सम्मिश्रण से है। लेकिन साहित्य में भी तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे जब हम ब्रज से हिंदी की तरफ आ रहे थे तो मैथिली चरण गुप्त ने खुद महादेवी वर्मा को बोला कि यार ये ब्रज हटाओ, अब हिंदी भाषा बदल गई, भाषा को बदलो। ठीक है। तो हमें युग के साथ जो कवि है, रचनाकार है, भले ही उनके मूल से कैसी भी भाषा आ रही हो, लेकिन कई बार उनको ये भी देखना पड़ेगा कि पाठक के साथ कैसी भाषा जानी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। पाठक के साथ कैसी भाषा जा रही है, इसको अगर हम देखेंगे तो एक तो ये है कि जो पाठक तैयार है उसको हमने वो चलताऊ भाषा दे दी और वो पढ़ रहा है, खुश है कि साहित्य समझ में आ रहा है। दूसरा जो थोड़ा सा मुश्किल काम है, जटिल भी है, कि हम अपनी भाषा के हिसाब से एक पाठक वर्ग तैयार करते हैं। दोनों तो क्या वो लिमिटेड नहीं रह जाएगा फिर? नहीं, लिमिटेड तो रह जाएगा। मुक्तिबोध को कितने लोग पढ़ते हैं, अज्ञेय को कितने लोग पढ़ते हैं, कुमार विश्वास को तो करोड़ों लोग सुन रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो अज्ञेय है और मुक्तिबोध है वो भी करोड़ों लोगों तक पहुंचने चाहिए? फिर पहुंचने चाहिए, लेकिन सवाल यही है ना कि हम अपना जो हमने पाठक वर्ग है वो कैसा तैयार किया। हिंदी का पाठक वर्ग इतना बड़ा नहीं है कि वो और दूसरी बात, अज्ञेय या मुक्तिबोध या शमशेर जैसे कवियों को समझने के लिए आपके पास साहित्य, भाषा, करुणा, संवेदना, इनकी भी उतनी ही गहरी समझ होनी चाहिए। आपने सामान्य जनता के लिए हु करके कुछ लिख दिया और वो हा किए जा रही है, तो वो साहित्य, देखिए आप साहित्य जो सृजन हो रहा है वो सुंदर की सृष्टि है, कला है साहित्य, और कला सुंदर की सृष्टि करता है। अगर वह सौंदर्य नहीं, क्योंकि आप देखिए जो मंचीय कवि हैं, मंचीय कवि में भी ठीक ठाक अच्छे कवि भी हैं, लेकिन बहुत सारे औसत दर्जे के भी कवि हैं जो प्रेम पत्र दे रहे हैं, प्रेम पत्र ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे दिल भेज रहे हैं और व्हाट्सएप पे दिल रिसीव कर रहे हैं, ऐसे भी कवि हैं। वो कविताएं कितने समय तक जीवित रहेंगी, उन कविताओं ने कितने लोगों को कुछ बेहतर रचा, कितने लोगों के दिमाग में कुछ सुंदर की सृष्टि की, सवाल इस पर भी है। साहित्य का उद्देश्य जब आप पढ़ेंगे तो बहुत दूर तक जाता है। साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है। और लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही वो दूर तक जाएगी कैसे, और जिसका पाठक वर्ग ही बहुत लिमिटेड है?
हाँ, तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि अब लेकिन क्या हम सिर्फ समझने के लिए हम सिर्फ वैसी ही चीज़ें परोसते जाएं जो उनको समझ में आ रही है? फिल्में दो तरीके की हैं, एक गंभीर फिल्में भी हैं, एक अभी पुष्पा 2 आई है जो मसाला फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। तो आप ये देखिए कि अक्टूबर जैसी भी फिल्म है, रेनकोट जैसी भी फिल्म है, हिंदी इंडस्ट्री में ही बन रही है, अजय देवगन जैसे लोग भी बना रहे हैं, जो मतलब ऐसा नहीं कि अजय देवगन को लोग जानते नहीं हैं, उन जैसे लोगों के द्वारा रेनकोट जैसे फिल्में बनाई जा रही है जो मसाला फिल्मों से थोड़ा सा हट करके है। तो अगर हम उन चीज़ों को, ये दोनों पर निर्भर करता है हम किस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं और पाठक उसको कितना स्वीकार कर रहा है। ये बहुत चिंता की बात है कि आज हिंदी में जो आपका सवाल है, ऐसे पाठक की संख्या कम है जो समझ रहे हैं। लेकिन अब वासेपुर जैसी भी फिल्म है, अलग किस्म की फिल्म है, उसकी भाषा को आप देखिए, किसको समझ में नहीं आएगी वो भाषा, लेकिन क्या वो भाषा हमारा आदर्श हो सकती है? सवाल तो इस पर है ना। समझ में तो लोगों को आ रही है, खूब गालियां हैं, भर भर के गालियां हैं, लेकिन क्या वो भाषा हमारा आदर्श होगी? हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देके जाएंगे? तो आपको तो अपनी कसौटी, अपने आदर्श, अपनी चीज़ें तय करनी पड़ेंगी और उसके विस्तार के लिए काम करना पड़ेगा। अगर अज्ञेय की पहुंच जन सामान्य तक नहीं है, अब इसमें देखिए प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद को आप मानती हैं ना कि जन सामान्य तक उनकी पहुंच है, भाषा सामान्य है, सरल है, जो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन उनका कंटेंट भी तो ऐसा है जो प्रभाव डालता है। जो आपका रेलेवेंस वाला प्रश्न है, प्रेमचंद आज भी बने हुए हैं। अज्ञेय का कंटेंट वैसा नहीं है जो प्रभाव डाल सके। अज्ञेय का कंटेंट बहुत प्रभावशाली है, ऐसा नहीं कि वो प्रभाव नहीं डालेगा। अज्ञेय जब असाध्य वीणा लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गहरी कविता है, वो जब आप एक स्तर पर पहुंच जाएंगे वो कविता आपको तब समझ में आएगी। असाध्य वीणा एक जन सामान्य को समझ में आ जाए, मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता। आप ये चाहते हो कि वो जन सामान्य को समझ ना आए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जन सामान्य को समझ में ना, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि वो कविता जन सामान्य को समझ में आएगी, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। जो गहराई है, जो डेप्थ है उस कविता की, भाषा का जो सौंदर्य उस कविता में है, हर सामान्य व्यक्ति हिंदी के उन शब्दावली से परिचित नहीं है, उस शिल्प से परिचित नहीं है, उस कविता को वो डिकोड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस तरीके की कविता न रची जाए, उस तरीके की कविताओं को छोड़ दिया जाए, उसका ये कतई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हम उसको छोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, तो फिर तो हम बहुत अच्छा छोड़ रहे हैं, एक अच्छा सौंदर्य जो हो जाएगा उसको हम छोड़ रहे हैं, उसकी कोई तवज्जो नहीं है। तो हमारा जो पाठक वर्ग है अभी उतना वृहद नहीं है कि सामान्य स्तर पर अज्ञेय की कविताएं, मुक्तिबोध की कविताएं, शमशेर लोगों को मुश्किल कवि लगते हैं, और जो गहरे साहित्य के लोग जानने वाले हैं वो उनको कहते हैं कवियों के कवि हैं। क्यों है ये अंतर इसलिए है क्योंकि कविता की समझ को लेकर के अंतर है। मैं मंचीय कविता भी लोगों को कविता की सीख के लिए अच्छा काम करती है, उसकी अलग भूमिका है। जो साहित्यिक गहरी कविताएं हैं उसकी अलग भूमिका है। आप ये नहीं कह सकते कि मंचीय कविता जो है लोगों को जोड़ रही है तो श्रेष्ठ है, बाकी कविताएं अब वो कविताएं पढ़ी नहीं जा रही हैं तो श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं हम कह सकते। और ऐसा हर समय हुआ है, ऐसा नहीं है कि पुराने समय में सिर्फ वही लोग थे। जैसे बच्चन के हालावात को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं ना, लेकिन बच्चन अगर मंच पर जा भी रहे हैं या लिख भी रहे हैं तो उनकी कविताओं में वो अस्त्रीयता है। दिनकर को आप पढ़िए, दिनकर मंच पर जाते हैं, बोलते हैं, दिनकर का शिल्प है जो लोगों को जोड़ रहा है। तो एक लैग अगर आप कह सकती हैं, कमी कह सकती हैं कविता के शिल्प। अगर आप हिंदी कविता की जो स्तरीय कविताएं हैं उनकी तुलना उर्दू शायरी से करें, उर्दू शायरी की को पढ़ने वाले या उसको सुनने वाले आज भी हिंदी की तुलना में ज़्यादा हैं। उनका जो मंचीय पाठक है, श्रोता है, और जो उनके पाठक हैं वो हिंदी के मंचीय श्रोताओं से बिल्कुल भिन्न है, ज़्यादा भी और भिन्न भी है उनका। तो ये कैसे हुआ? इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपने अपनी उस परंपरा को कायम रखा, तो आपने अपना एक वैसा बेस भी तैयार किया। हिंदी ने मंचीय कविता का एक अलग बेस तैयार किया और जो गहरी, जो पठनीय कविताएं उनका एक अलग रूप तैयार किया। तो दोनों अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। मंचीय कविता वाले कहते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं, और जो पठनीय कविता वाले वो कहते हैं मंचीय कविता में क्या है। अगर समन्वय हो तो कितना सुंदर हो सकता है। आप शिल्प, जैसे तुलसीदास, समन्वय में कमी कहाँ आ रही है?
मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो अकादमिक हैं वो मंची कविताओं को तो बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। हे दृष्टि से देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि मंचीय कविताओं को हे दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ठीक है, वो एक अलग स्तर की कविता है, अलग लोगों के लिए कविता है। वहाँ वो बहुत बौद्धिक कविता नहीं है कि आप बहुत सारे बौद्धिक लोगों को लेकर के आएँ और वो कविताएं सुनाएं। तो अगर ऐसी कविता आप देख रहे हैं, हे नज़रिए से देखना नहीं, आप ये भी तो देखिए कि वो कविताएं क्यों सुनी जा रही हैं। राम पर लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, आज अमन अक्षर को लोग सुन रहे हैं, उनकी कविताएं सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, और ठीक ठाक कविता है। ऐसा नहीं है कि हे, इस कविता को आप कैसे हे नज़र से देख सकते हैं। तो मंचीय कविता सिर्फ हे दृष्टिकोण से देखी जाने वाली कविताएं नहीं हैं, लेकिन मंचीय कविताओं में भी श्रेणियां हैं। उनमें भी कवि हैं जो अच्छा भी रच रहे हैं, जो सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो महज इंटरटेन के लिए लिखते हैं। ये जो मंचीय कविताएं हैं ये कभी अकादमिक में क्यों नहीं आ पाती? मंचीय कविताएं अकादमिक जगत में हैं, जैसे गोपाल दास नीरज का आपने नाम सुना, गोपाल दास नीरज को लोग पढ़ते हैं। गोपाल बहुत गिने चुने नाम, गिने चुने लोग हैं। यही कारण, क्योंकि मंचीय का एक द्वंद्व तो है। अब जैसे विश्वविद्यालयों में एक पेपर पढ़ाया जाता है लोकप्रिय साहित्य का, लोकप्रिय साहित्य में जो खासतौर पर उपन्यास जो बहुत बिकते हैं, जैसे सुरेंद्र मोहन पाठक को ले लीजिए, इस तरीके के जो रचनाकार हैं उनको, उनकी कुछ चीज़ें सिलेबस में हैं। या अगर हम कविताओं की बात करें, गिने चुने ही नाम है, लेकिन आप देखिए गोपाल दास नीरज का ही नाम क्यों लिया जाता है? वो मंच पर भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने प्रभावशाली इधर हैं, क्योंकि उनके पास कविता का शिल्प तो उन्होंने मंच वाला ले लिया, लेकिन जो उनका कंटेंट है वो सिर्फ मंच से प्रभावित नहीं है। उनका कंटेंट, आप उनकी कविताओं को, उनके भाव को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें गहराई है। और गोपाल दास नीरज रहेंगे। बहुत सारे मंचीय कवि हैं जो एक समय के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंटरटेनिंग है, जो आज के समय, आज के परिवेश को लेकर के इंटरटेन कर दिया। कल ये चीज़ें, वो समय और वो परिवेश बदल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें रह जाएंगी उनको आप कहते हैं कालजयी, काल को जीतने वाली। तो ये जो अकादमिक लेखन है और क्रिएटिव लेखन है, क्रिएटिव यानी कि अकादमिक लेखन भी क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन जिसे हम मंचीय लेखक भी कहते हैं, इन दोनों में जो मूल अंतर है वो कहाँ है और क्या है? अकादमिक लेखन गंभीरता की मांग करता है। तो ज़रूरी है कि आपको अकादमिक लेखन लिखने के लिए गंभीर होना चाहिए? नहीं, आप अपने व्यक्तित्व में गंभीर ना हो, लेकिन जो लिख रहे हैं उसमें गंभीरता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकादमिक लिखूंगा तो मेरे व्यक्तित्व में गंभीरता हो, लेकिन जब आप लेखन करने बैठ रहे हैं तो उस लेखन में वो चिंतन, वो मनन, वो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि भाई आप एकेडमिक्स हैं, आप बौद्धिक लोग हैं, और बौद्धिक होकर के आपने कहा कि हम अकादमिक लेखन कर रहे हैं और उसमें वही बात आ रही है जो मंचों से आ रही है, तो अंतर कहाँ है? लेकिन दोनों बातें तो जनता के लिए लिखी जा रही है ना, लोगों के लिए ही कही जा रही है। लोगों के लिए लिखी जाएगी। प्रेमचंद का लेखन जो है, प्रेमचंद भी लिख रहे हैं, प्रेमचंद के लेखन में आपको चिंतन, मनन, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती? और वो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच भी रही हैं। और एक तरफ ऐसा लेखन है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखा है, जहाँ पे बहुत सोचना नहीं है, जहाँ पे पाठक भी नहीं सोचना ये हुआ तो कैसे हुआ होगा, उसको बस मजा आ रहा है। कहानी मतलब क्षण है कि आपने सुना, मजे आए और खत्म हो गया, जैसे आप किसी रॉक शो में जा रहे हैं, खत्म हो गया। लेकिन जब आप बौद्धिक जगत की बात करेंगे, जैसे आप आलोचना की बात कर लीजिए, आलोचना हमें टूल्स मुहैया कराती है कि किसी रचना को कैसे खोलना है, वो चीज़ें ओपन, जैसे सीवन होता है ना, सीवन को उधेड़ना, तो आलोचना ये काम करती है। और आलोचना, आपको क्या लगता है आलोचना जनसामान्य का काम है? नहीं, आलोचना बौद्धिक जगत का काम है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आलोचना की जो विधा है वो भी अब खत्म होती जा रही है धीरे धीरे? आलोचना की विधा खत्म नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विधा खत्म, लेकिन बहुत लंबे समय से जैसे आलोचना सैद्धांतिकियों पर टिकी हुई होती है, बहुत समय से कुछ नई सैद्धांतिकी चीज़ों को पकड़ने की, कविता को, कहानी को, कोई नई सैद्धांतिकी विकसित होती हुई नज़र आ रही हो, ऐसा नहीं। मतलब जैसे मार्क्सवादी आलोचना हो गई, आलोचना का पैटर्न है ना, आलोचना का टूल क्या है? तो हमारे पास गाड़ियाँ तो नई नई आ रही हैं, लेकिन उनको खोलने के जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, वो अभी पुराने ही हैं। तो नई गाड़ियाँ पुराने औजार से नहीं खुलेंगी, मतलब नई सैद्धांतिकियाँ डेवलप नहीं हो रही, नए टूल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। आलोचना ध्वस्त नहीं हुई है, आलोचना खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज के समय में मैं ये कह सकता हूँ कि उसको दिशा देने वाले लोगों की ज़रूरत है। आलोचना को एक दिशा मिलनी चाहिए, कुछ टूल, क्योंकि देखिए समय को पकड़ना,
रचनाकार का भी काम है और आलोचक का भी काम है। अगर आप समय को पकड़ते हैं तो आप रचना कर पाते हैं, और अगर आप समय को पकड़ते हैं तो उसके हिसाब से टूल्स भी डेवलप होते हुए चलते हैं। आपने कितने टूल्स डेवलप किए हैं ये ज़रूरी है। तो आलोचना में आज एक दिशाहीनता का बोध मुझे होता है कि नई सैद्धांतिकियाँ शायद नहीं हैं। इस वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि आलोचना मर गई, ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि आलोचना समाप्त नहीं। कविता को आप खोलेंगे कैसे? तो क्या तरीका है, आप बताइए। ये तो जटिल प्रश्न है। आलोचकों से भी पूछा जाना चाहिए कि ये सवाल है कि नई टूल्स क्यों डेवलप नहीं हो रहे हैं। क्या हम अभी भी उन्हीं टूल्स के हिसाब से, जो आलोचना के पुराने पैमाने थे, पुराने मानदंड थे, उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को देखें? अगर उन्हीं के हिसाब से भी चीज़ों को देखें तो नए साहित्य के साथ अन्याय होगा, क्योंकि नया साहित्य पुराने पैटर्न पे तो नहीं लिखा जा रहा। समय बदल गया, चीज़ें बदल गई, भाषा बदल गई, शिल्प बदल गया, कंटेंट तो बदलेगा ही बदलेगा। तो इसको पकड़ने के लिए नई चीज़ें भी तो चाहिए। वो अभी इस क्षेत्र में थोड़ा सा सन्नाटा जैसा कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ नया मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, कथेतर गद्य है एक, और एक होता है कि काल्पनिक लेखन है, तो इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है? इस पे मेरा जवाब वही है कि रचना कौन सी अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि कथेतर पसंद ही नहीं है या कथा साहित्य ही मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है। कथेतर भी अच्छी अच्छी रचनाएं हो सकती हैं। कथा साहित्य में तो है ही, कथा साहित्य ज़्यादा मनोरंजक है। तो अधिकांश, मतलब अगर आप इस हिसाब से देखें पढ़ा कौन सा जा रहा है, तो कथा साहित्य बहुत पढ़ा जा रहा है। लेकिन आजकल कथेतर भी अच्छी रचनाएं आ रही हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं, अपनी कोई यात्रा का वर्णन कर रहा है। तो लोग फेसबुक पर ही डाल देते हैं आजकल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना आसान। पहले, अब जैसे एक सवाल आता है पत्रिकाओं की भूमिका, पत्रिकाएं कम हो गई हैं। पहले समय में तो बहुत सारी पत्रिकाएं थी, और जो लेखक थे वो भी लालायित रहते थे कि हम इन पत्रिकाओं में छपे। पत्रिकाएं तो अभी भी बहुत सारी आ रही हैं, कुछ बंद हो गई, कुछ कोविड के समय में बंद हुई, कुछ बाद में भी धीरे धीरे किन्हीं कारणों से बंद हो गई, लेकिन पत्रिकाएं अभी भी आ रही हैं। तो जब जो डिजिटल टाइम आ गया है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं साहित्य जानने पढ़ने के और डिजिटली छपने के भी, वहाँ पर इन पत्रिकाओं की भूमिका अब कितनी रह गई है? पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक जो आपकी पत्रिकाओं की परंपरा है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से समाप्त हो जाएगी। किताबें छप रही हैं, किताब पहले भी छपती थी, अभी भी छप रही है। उपन्यास पहले भी छप रहे थे, अभी भी छप रहे हैं। लेकिन अब जैसे कविताएं हैं, कविताओं का संग्रह बहुत कम बिकता है अन्य गद्य की विधाओं की तुलना में। आप देखिए कविताएं लोग अपने फेसबुक पर डाल देते हैं। तो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसका अंदाज़ा लगाना कि पठनीयता कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है, ये एक मुश्किल पठनीयता घटी है या नहीं घटी है पत्रिकाओं की? अगर आप उनके पेजेस के हिसाब से, जो प्रिंट माध्यम में पत्रिकाएं आ रही हैं, आप देखेंगे तो उनकी संख्या तो कम हुई है। लेकिन डिजिटल दुनिया में डिजिटल पेजेस कितने बढ़ रहे हैं और उनको कितना पढ़ा जा रहा है, इस हिसाब से भी अगर हम तुलना करें तो इसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है। लेकिन पुराने समय की तुलना में, जैसे मतवाला की बहुत बड़ी संख्या में उस समय ही चीज़ें, उस समय मतवाला बिक रहा था या अन्य पत्रिकाएं बिक रही थी। आज शायद कोई साहित्यिक पत्रिका उतनी बड़ी संख्या में नहीं बिकती है। शायद वो डिजिटलीकरण भी जो हुआ है युग के साथ, उसका भी एक फर्क पड़ सकता है। डिजिटलीकरण से थोड़ा सा पहले आ जाएं, जब इस तरीके से डिजिटलीकरण तो पिछले 10-15 सालों की घटना है ना, कि लोगों के हाथ में स्मार्टफोन चले गए और आ गए। आप 10-15 साल पहले आकर के भी तुलना करेंगे तो एक निराशा यहाँ पर मुझे मिलती है कि पत्रिकाओं का उतना सर्कुलेशन नहीं है जितना पहले था। तो ये चिंता का विषय है कि शायद हिंदी के पास अपना जो पाठक वर्ग होना चाहिए, जैसे कुछ पत्रिकाएं होती हैं, लोग लालायित रहें कि उसका अगला अंक क्या आ रहा है, क्या निकलने वाला है। हिंदी के किसी एक पत्रिका को लेकर के आज शायद मैं ये बात नहीं कह सकता कि मैं उस अगले अंक के लिए एकदम बेचैन हूँ कि वो क्या लेकर के आ रहा है। या अगर आपका अनुभव है तो आप बताइए कि आप किसी पत्रिका के किसी अंक के लिए बेचैन होती हूँ कि अगले अंक में क्या चीज़ें निकल करके आएंगी, क्या वेबसाइट ही है अगला क्या। तो ये चीज़ें तो काम करने पर निकलेंगी। लेकिन पत्रिकाएं जो आप कहें डिजिटल युग में पढ़ने के पेजेस बढ़ गए, जो डिजिटल पेजेस हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन वो किस तरीके के पेजेस की संख्या बढ़ी है इस पर भी तो निर्भर करेगा। क्या जो गंभीर साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उनका सर्कुलेशन बढ़ा, या उनके पेजेस पर व्यूअर्स बढ़े, या अन्य जगहों पर व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, सवाल इस पर है। तो जो आप कह रही ना डिजिटलीकरण का युग, डिजिटलीकरण के ठीक पहले भी इन पत्रिकाओं का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये चिंता का विषय है कि हमने अपने उस तरीके के पाठक वर्ग का निर्माण नहीं किया है, और इसी वजह से हमें यहाँ पर इस बात पर बहस करना पड़ रहा है कि लोकप्रिय साहित्य क्यों ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, गंभीर साहित्य तो लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा है।
नहीं तैयार किया हमने पाठक वर्ग। उर्दू की शायरी के साथ जो गंभीर शायरी है, हज़ारों की संख्या में लोग अभी भी सुनते हैं। क्यों? तो ये सवाल है और इस पर सोचना पड़ेगा। ऐसे कहने से काम नहीं होगा कि नहीं नहीं ये तो गंभीर है, इसको नहीं पढ़ते हैं। ये कह देने से ना इनको छुट्टी है ना लोकप्रिय वाले लोगों को छुट्टी है। अभी तो ई बुक और ऑडियो बुक भी जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो आपको लग रहा है कि इससे किताबों और जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं की तो बात हम कर चुके हैं, लेकिन किताबों पर भी बहुत असर आ रहा है, आएगा? जो प्रिंट वाली किताबें हैं, हाँ आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। क्योंकि ई बुक तो देखिए, ई बुक बहुत समय से चल रही है, लेकिन ई बुक की अभी आदत जिसको आप कह रहे हैं अभी ई बुक को पढ़ना अभी ट्रांजिशन फेज़ में है, संक्रमण के फेज़ में है। मतलब जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं तो मुझे किताबों से पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं उस पर हाईलाइट करता हूं, लिखता हूं। ई बुक में भी वो सारी चीज़ें, एक व्यक्तिगत बात हो गई। लेकिन जो हम जब पूरे लोगों को देखेंगे, समाज को देखेंगे, बदलती हुई पीढ़ी और तकनीक को देखेंगे, तो वहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रभाव तो डालेगा? नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, वो अभी संक्रमण के फेज़ में है। हम ऐसे लोग हैं जो किताबों से पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन ई बुक भी पढ़ते हैं। जो नई हमसे बाद की जो पीढ़ी आएगी उसके लिए ई बुक एक सामान्य चीज़ होगी। हमारे समय में ई बुक शुरू हुई, हम बुक पढ़ने वाले लोग थे, किताब पढ़ने वाले लोग थे। हमने ये हमारी पहली पीढ़ी है जो ई बुक को देख रही है, परचेज कर रही है, पढ़ रही है, सुविधाजनक भी है। आपके पास एक उपकरण है जिसमें हज़ारों किताबें हो सकती हैं। आप 1000 किताब ले करके प्लेन में बैठ के यात्रा तो नहीं कर सकते, ई बुक में है, सब आप पढ़ सकते हैं। तो हम ट्रांजिशन फेज़ वाले लोग हैं। लेकिन जब अगली पीढ़ी आएगी तो अगली पीढ़ी ई बुक को लेकर के और सहज होगी, हम शायद उतने सहज नहीं हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है ई बुक की तुलना में, अगली पीढ़ी के लिए वो सामान्य होगा और उसकी अगली पीढ़ी तो बिल्कुल सामान्य तरीके से ई बुक ही पढ़ेगी। तो और ऑडियो बुक्स भी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किताबों का, भाई है तो किताब का ही फॉर्मेट। ऑडियो बुक्स का बाजार भी मुझे लगता है आने वाले समय में काफ़ी बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए भी होने वाला है, जिससे आप एक बेसिक एग्जाम, बड़े बड़े शहरों की हम बात करें, भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है, आपको सैटरडे संडे अपने लिए समय चाहिए। पढ़ेंगे कब आप? अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, 1 घंटे आप ऑफिस जाते हैं, 1 घंटे आपको आने में लगते हैं, उस समय आप क्या कर सकते हैं? लगाया और सुनते हुए जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है और इसका स्वागत होना चाहिए। ये नहीं कि यार ई बुक से क्या पढ़ने की चीज़ है। ई बुक बहुत अच्छी चीज़ है, ऑडियो बुक और बेहतर चीज़ है कि आपको देखना भी नहीं पड़ रहा है, आप सुन रहे हैं बेहतर तरीके। चीज़ें तो इकट्ठी हो ही रही है ना आपके पास। अगर आपको शौक़ है पढ़ने का तो वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आप पढ़ रहे हैं। फॉर्म अलग है ना, चीज़ कंटेंट तो सेम है ना, आवाज़ बस किसी की है, कंटेंट तो सेम है, वो चीज़ आपके पास आ रही है। तो ई बुक, ऑडियो बुक ये भविष्य है निश्चित तौर पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी। ई बुक क्या है? बुक का ही तो फॉर्म है। ऑडियो बुक क्या है? बुक का ही तो फॉर्म है। तो बेस किताब है, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर कागज पर छपेंगी नहीं ना किताबें, फिर तो सीधे ऑडियो बुक्स आएंगी। लेकिन इसमें मुझे लगता है बहुत लंबा समय लगने वाला है। ये निकट 10 से 20 सालों में ऐसा नहीं हो रहा कि कागज पर किताबें छपना बंद हो जाएंगी। कोविड के समय में अखबारों का सर्कुलेशन आपने देखा, कम हुआ। उस समय बंद था, फिर कम हुआ। कोविड के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। क्या अखबारों का सर्कुलेशन एकदम बंद हो गया? बहुत सारे लोगों ने आदत लगाई, लैपटॉप पर लॉगिन करके डेली वो पढ़ते हैं। वो उनको सस्ता भी पड़ता है क्योंकि प्रिंटिंग के खर्च से बच जाते हैं। अखबार के जो प्रिंटिंग कॉस्ट, हाँ प्रिंटिंग कॉस्ट वो ख़त्म हो जाती है, वो बस फॉर्मेटिंग का ही कॉस्ट है। लेकिन फिर भी आज भी अखबारों का सर्कुलेशन है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो नहीं लैपटॉप चलाना जानते तो पढ़ रहे हैं। लेकिन किताबें आने वाले 10 सालों में छपने बंद हो जाएंगी, ऐसा मैं नहीं मानता। जो सिर्फ ई बुक रह जाएगा ये बहुत आगे की बात है। वो कब होगा भविष्य की बात है, कुछ कह पाना उसके लिए मुश्किल है। बाकी सोशल मीडिया की भी हम बात करेंगे। जब डिजिटल की बात हो ही रही है तो सोशल मीडिया राइटिंग में कितना हेल्प कर रहा है? देखिए, मैं से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सोशल मीडिया पे पहले ऐसे लिख रहे थे, सामान्य लिख रहे थे, और सोशल मीडिया पर लिखने की चीज़ों ने उनकी एक आदत डाली, एक प्रैक्टिस उन्होंने डेवलप की सोशल मीडिया पर लेखन से। हाँ, डेली 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। और उस प्रैक्टिस ने फिर क्या किया, उनको धीरे धीरे गंभीरता की ओर मोड़ा और उन्होंने फिर तैयारी करके लिखना शुरू किया कि अब मैं इस फील्ड में इस किताब पर काम करना चाहता हूँ। तो सोशल मीडिया ने मदद तो की है, फेसबुक खास तौर पर। ट्विटर तो आपके पास वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थी, वो बहुत कम स्पेस था, लेकिन फेसबुक के पास वो चीज़ तो है नहीं कि आप इतने शब्द लिख सकते हैं। वो तो ब्लॉगिंग भी शुरू हुई थी ना इस बीच में। तो ब्लॉगिंग शुरू हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लॉगर्स का जीवन, मतलब ब्लॉगिंग के वाली दुनिया बहुत छोटी रही
और मतलब उसका काल लंबा नहीं चला। बहुत लंबा नहीं चला। और एक और बात है कि ब्लॉगिंग वाली दुनिया पे बहुत अधिक लोगों की पहुंच भी नहीं रही। उसकी तुलना में अगर हम फेसबुक की बात करें, जैसे फेसबुक पर अधिकांश लोगों की पहुंच है, लोग कविताएं डालते हैं। और फेसबुक का जो लेखन है, बहुत सारे लोगों को मैंने फेसबुक से लिखते 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 देखा कि वो लेखन के ही श्रेणी में आ गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी सराहना की जानी चाहिए कि आपने उस तरीके से लिखा, रोज़ लिखते रहे, चीज़ों को भाप करके लिखते रहे। कुछ लोग फेसबुक पर विवादित लिखते रहे कि हम मार्केट में बने रहें, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हम अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि फेसबुक ने मदद की है बहुत सारे लोगों को कि आप अच्छा कर पाएँ, अच्छा लिख पाएँ। तो फेसबुक को इस रूप में भी लाइक शेयर भी तो है, वो एक पॉपुलर मीडियम है। हाँ, लाइक शेयर पॉपुलर मीडियम है, मैं वही कह रहा हूँ। कुछ लोग सिर्फ लाइक और शेयर के लिए, विवादों में बने रहने के लिए वहाँ कुछ भी लिख रहे हैं, अंड-बंड लिख रहे हैं। तो आप वहाँ भी दो श्रेणियाँ देख सकते हैं। वहाँ भी गंभीर, ऐसा नहीं कि वहाँ पे गंभीर लोग नहीं हैं। वहाँ पे जो सामान्य जीवन में गंभीर है, सामान्यतः फेसबुक पर भी वैसा ही है वो। ऐसा नहीं है कि सामान्य जीवन में मैं बहुत गंभीर हूँ और फेसबुक पे आकर के सिर्फ रील बनाता हूँ। ऐसे लोग अपवाद स्वरूप मिलेंगे। आपने नरेश सक्सेना को देखा है फेसबुक पर कुछ उल्टा सीधा लिखते हुए? आपने उदय प्रकाश को देखा है फेसबुक पर कुछ उल्टा सीधा लिखते हुए? ये बड़े लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अच्छा लेखन कर रहे हैं और इनकी फेसबुक पर भी वैसी ही चीज़ें आती हैं। और दूसरी तरफ जो बहुत पॉपुलर लोग हैं वो जीवन में भी उसी तरीके का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि उनको बने रहना है। उनकी प्रायोरिटी क्या है? बने रहना। उनका कथ्य उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो क्या एक साहित्यिक व्यक्ति के लिए बने रहना, ये जैसा कि आप बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे बने? किस शर्त पे बने रहे? मैं बने रहना चाहता हूँ। मैं पुनीत सुपरस्टार बन के बना रहूं या मैं कुछ गंभीर लेखन करके बना रहूं, समय न्याय करे। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना, कि मैं सिर्फ किसी भी वजह से बने रहना चाहता हूं तो ये तो बहुत छिछली बात हो जाएगी। तो कुछ गहरा, कुछ गंभीर, कुछ सुंदर निकल करके नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं गहरा लिख रहा हूँ, गंभीर लिख रहा हूँ, सुंदर लिख रहा हूँ, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो लोगों के मन को खुश कर रहा है। कविता क्या है? सौंदर्य की सृष्टि ना। तो सुंदर अगर मैं रच रहा हूँ तो मेरे पास लोग आएंगे, खोज करके मुझे पढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, मैं किस हिसाब से बना रहा हूँ ये मैटर करता है। अच्छा अनुराग, ऐसा नहीं है कि साहित्य में जो अकादमी की दुनिया है और ये जो हम जो दूसरी दुनिया देख रहे हैं, दूसरी दुनिया मतलब आप भी शायद समझ गए होंगे कि हम जो दूसरी दुनिया देख रहे हैं, जो पॉपुलर मीडियम की ठीक है, ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है। यानी एक दूसरे से एकदम अलग, यहाँ अलग तरह की बातें हो रही हैं, वहाँ अलग तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ के मसले अलग हैं, वहाँ के मसले अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। जैसे अकादमी बहुत, और मैंने कई बार देखा है, कई बार क्या अधिकांशतः दोनों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये तो अपन ने बात की, हाँ, है ना। पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते हैं? उसके पीछे बहुत सामान्य सा कारण है कि जो पॉपुलर लिटरेचर है, पॉपुलर लिटरेचर को वहाँ से वैधता नहीं मिलती। तो उनको लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत है, हम तो लाखों की संख्या में बिक रहे हैं, हमें उनकी क्या ज़रूरत है। एक चीज़, एकेडमिक्स में जो लोग हैं उनको लगता है कि इसके लेखन में ऐसा है क्या कि ये इतना बिक रहा है। नहीं, वो तो ठीक है कितना, कि इसके लेखन में इतना है क्या कि हम इसको उस पर ले आकर के रिसर्च कराएं। ये भी एक सवाल है। अच्छा, लेकिन अकादमिक जो लेखक होता है उनके मन में नहीं होता कि हम भी पॉपुलर तो हो ही जाएं? क्यों नहीं होगा? प्रसिद्धि किसको नहीं चाहिए? तो परेशानी किधर है? परेशानी ये है, अगर आपकी प्रसिद्धि आपको, मान लीजिए कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं लेकिन बहुत आसान शब्दों में कह रहे हैं। हाँ? जब तुलसी रामचरितमानस लिख रहे हैं तो वो लोक भाषा में लिख रहे हैं। लोक भाषा में लिख रहे हैं। उन्होंने वाल्मीकि का सरलीकरण कर दिया। बिल्कुल किया। ये सवाल बहुत अच्छा है। आपने तुलसी की भाषा की तो बात कर ली, तुलसी लोक भाषा में लिख रहे हैं, वाल्मीकि के रचना का उन्होंने सरलीकरण किया। लेकिन उन्होंने सरलीकरण किसका किया? कंटेंट क्या था? वाल्मीकि का रामायण। उनके कंटेंट में औदात्य है। भाषा सरल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट कूड़ा हो गया। भाषा के सरल हो जाने का ये कतई अर्थ नहीं कि आपका कंटेंट कबाड़ हो गया, ये बिल्कुल नहीं है। कंटेंट अभी भी उतना मजबूत है, उतना दमदार है, सरल भाषा में कहा गया है, इसीलिए तुलसीदास महाकवि हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो अगर अकादमिक पॉपुलर नहीं हो रहा है तो उनके पास किस चीज़ की कमी है? कंटेंट की कमी है या भाषा की कमी है? मुझे लगता है दो चीज़ें हैं, सिर्फ कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट की कमी का मसला सिर्फ नहीं है। जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा अपेक्षाकृत जो जन सामान्य है उससे ऊपर की भाषा है।
हमने उस तरीके के पाठक वर्ग को तैयार नहीं किया। तुलसीदास ने अपने समय में कितना विरोध लेकिन झेला। इतना लंबा युग हो गया, इतना लंबा समय हो गया, कब वो पाठक वर्ग तैयार होगा? अब नहीं तैयार हुआ, यही तो ये कमी है हमारी। मैं वही बता रहा हूँ। ये पत्रिकाएं आप बताइए ना कि 2-2, 3-3 हज़ार कौन सी पत्रिकाएं बिक रही, नहीं बिक रही हैं। तो ये कमी तो है, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो तुलसीदास वाला उदाहरण है वो बहुत ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने भाषा तो आसान की लेकिन कंटेंट उसी स्तर पर बना रहा। वो लेवल उन्होंने कंटेंट को नीचे नहीं गिराया बल्कि उसको सौंदर्य करके और उसकी अभिवृद्धि ही की। हाँ, लेकिन तुलसीदास के साथ ही केशवदास भी हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी और उन्होंने रीतिकाल के हैं केशवदास, और उन्होंने एक तरीके से, आप जो आरोप उन पर लगा आप शायद जानते हो, उन्होंने आचार्य शुक्ल ने कहा कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था। ठीक है, अब आप सोचिए कि वो जो ठप्पा लगा कवि हृदय नहीं मिला, रामचंद्रिका राम पर ही आधारित है, लेकिन उस रचना को उतनी तवज्जो कभी नहीं मिली जितनी मानस को मिली, और मिल भी नहीं सकती। अगर आपने पढ़ी हो दोनों रचनाएं तो वो अंतर खुद ब खुद आपको समझ में आएगा। कवि को किन स्थलों पर ठहरना चाहिए, कोई मार्मिक प्रसंग है वहाँ पर ठहराव ज़रूरी है, और लोगों के अंदर उस भाव को अंकित करने की चीज़ होनी चाहिए। कोई मार्मिक प्रसंग आया, एक पंक्ति में कह करके आप निकल गए, तो ये तो कविता का काम नहीं है, यहाँ समस्या है। अच्छा, जिस तरह के लेखन की हम बात भी कर रहे हैं, दर्शन की साहित्य में कितनी जगह है? क्योंकि साहित्य, बहुत सारा ऐसा दर्शन है जो साहित्य के नाम पर भी बिक रहा है, चाहे हम बुक फेयर में देखें या कहीं पर भी। और जैसे एक एग्जांपल आप बताइए। बहुत सारी किताबें बिकती हैं पुस्तक मेले में, ओशो की किताबें बिकती हैं दर्शन के नाम पर। हाँ। दर्शन, देखिए, दर्शन और साहित्य का बेसिकली पुल कौन सा है? दर्शन और साहित्य का संबंध बहुत गहरा है। वो इसको समझने के लिए लोकप्रियता वाले पैमाने से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि लोकप्रियता का जो एक पैमाना है वो बहुत अधिक मनोरंजन पर आधारित है कि मैं कितना मनोरंजन कर लूं और बिक जाऊं, और मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिकना, लोगों तक पहुंचना, उनका प्राथमिक उद्देश्य ये है। जो एकेडमिक राइटिंग रखी गई है, जो लिख रहे हैं लोग, इनका प्राथमिक उद्देश्य मुझे लगता है कि सिर्फ ये नहीं है कि मैं खूब बिक जाऊं। ये उनके मन में ये ख्वाहिश ज़रूर है कि भाई मैं अधिक से अधिक, कौन नहीं चाहेगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचूं। कोई अगर ये कह रहा है तो मुझे लगता है शायद वो झूठ बोल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं अच्छा लिखूंगा और मुझे कोई ना पढ़े, तो ये मतलब व्यवहारिक रूप से मुझे नहीं समझ में आता कि शायद बहुत ठीक बात है। रही दर्शन की बात, साहित्य कला है, दर्शन गूढ़ चीज़ है। अगर उस दर्शन को सरल करके आसान भाषा में किसी कहानी के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से हम लोगों तक संप्रेषित करें तो कितना सुंदर हो सकता है। आपने दर्शन की भी बात की, लोगों को दर्शन भी समझ में आ रहा है और साहित्य भी जा रहा है। मार्क्सवाद क्या है? हीगल से जो चीज़ें शुरू हुई, बहुत जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, कार्ल मार्क्स ने उसकी पूरी विवेचना की, एक बड़ी पूरी फिलॉसफी दी। प्रगतिवाद में क्या आया? वो चीज़ें कविता के रूप में आई। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, सड़क पर पत्थर तोड़ रही है, एकदम खुले आकाश में धूप है, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, वृक्षों की श्रृंखला है, दीवार है, एक महल अट्टालिका बनी हुई है। पूरी कविता याद है अनुराग? नहीं, पूरी कविता तो नहीं याद है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर आप देखें कि दर्शन ही तो है मार्क्सवाद, और उसको इस कविता में पिरोया गया, एकदम सरल तरीके से बहा दिया गया है। तो ये है सौंदर्य साहित्य का। आप जिसको कह रही हैं कि गंभीरता कहाँ है, वो क्यों नहीं लोगों तक पहुँच रही है, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये रचना कितनी सुंदर है। उस दर्शन को एक जीवंत उदाहरण के साथ, जो कहीं भी होता है हमारे जीवन में, कहीं पर सड़क पर, चौराहे पर महिलाओं को, स्त्रियों को, बच्चों को काम करते हुए हम लोग देख लेते हैं, और उस दर्शन को कैसे वो बहा करके पानी की तरह एक कविता का रूप देते हैं। ये है कविता, ये है कविता की विशेषता। इस तरीके से दर्शन अगर साहित्य में आए तो कौन विरोध करेगा। जबरन दर्शन को बताने के लिए अगर आप साहित्य लिखेंगे तो पढ़ने में अपने आप ही वो चीज़ें गूढ़ लगने लगेंगी, भारी लगने लगेंगी, बोझिल लगने लगेंगी। लेकिन इस तरीके प्रेमचंद के यहाँ कम है क्या चीज़ें, गांधीवाद का पूरा प्रभाव वो लेकर के आते हैं। मतलब एक दर्शन भी एक तरह का साहित्य तो है ही। दर्शन विचारों को शुरू करने की चीज़ है, विचार है, विचारों, दर्शन बेसिकली किसी चीज़ के बारे में चिंतन है, लेकिन उस चिंतन को सिर्फ चिंतन के ही रूप में अगर लोगों को दे दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ अगर साहित्य, किसी कहानी के माध्यम से, किसी कविता, किसी भी साहित्यिक विधा के माध्यम से दें तो मुझे लगता है उसकी ग्राह्यता बढ़ जाती है।
कविता दर्शन की तुलना में अधिक लोगों तक समझ में आएगी। दर्शन गूढ़ हो सकता है, लेकिन अगर उसको किसी रूप में पिरो करके प्रस्तुत किया जाए तो उसकी ग्राह्यता आपको नहीं लगती बढ़ेगी। तो दर्शन और साहित्य का संबंध इस तरीके से अगर विकसित हो तो बहुत सुंदर है। और इस तरीके के बहुत सारे संबंध, अब बहुत सारे दर्शनों को बहुत तरीके के साहित्य में लेकर के रचा गया है। ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है। तो मुझे लगता है कि वो सुंदर साहित्य है जो सुंदर की सृष्टि कर रहा है। अब जैसे आपने तुलसीदास का नाम लिया, तुलसीदास क्यों पढ़े जा रहे हैं? तुलसीदास को गए हुए कितना समय हो गया? कबीर की मृत्यु 1518 में हो गई थी। तुलसीदास तो एक, मुझे लगता है कि उनका जो लिखा साहित्य है वो एक तरह से धर्म के रूप में ही अपना लिया गया। ठीक है, तुलसीदास को छोड़ दीजिए, अगर इस पर भी अभी हम बात करेंगे, कबीरदास, क्या कबीरदास को भी धर्म के लिए ही अपनाया गया है? कबीर को तो कबीर के दोहे पढ़े जाते हैं। कबीर अपने दोहों में पंडितों को, पुरोहितों को भी उतना फटकारते हैं जितना मुल्ले मौलवियों को फटकारते हैं। कबीर नहीं पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कबीर के यहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं, क्या वो हट गई चीज़ें? तो कबीर का भी जो लेखन आप वो देखिए ना, कबीर में प्रतिभा है, प्रखरता है कबीर में, और लोग आज भी हम कबीर को पढ़ रहे हैं। तो कबीर को सिर्फ इसलिए ना पढ़ा जाए कि प्रासंगिकता है। सिर्फ प्रासंगिकता का प्रश्न साहित्य के साथ थोड़ा सा बेईमानी जैसा होता है। कोई चीज़ सिर्फ मैं एक पुष्प को देख रहा हूँ, फूल को देख रहा हूँ, वो मुझे सुंदर लग रहा है और मैंने उस पर 4 पंक्तियाँ लिख दी, इसकी प्रासंगिकता आप कैसे निर्धारित करेंगी? आज के 1000 साल बाद क्या फूल गायब हो जाएंगे? तो ये कविता भी गायब हो जाए? जो व्यक्ति भूखा है, जिसका पेट भरा हुआ नहीं है, वो फूल को देखकर कविता लिखेगा या वो रोटी की चिंता करेगा? ठीक है, सवाल यहाँ पर, सवाल यहाँ बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन क्या हम साहित्य और कविता सिर्फ भूखों के लिए, सिर्फ वंचितों के, सिर्फ उन्हीं के लिए लिखें? बाकी लोगों, किसी भी समाज में क्या हर वर्ग, हर व्यक्ति भूखा ही है? उसकी निश्चित तौर पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, इस तरीके की कविताएं लिख चुके हैं। धूमिल इस पर बातचीत, बहुत सारे लोगों ने इस पर बातचीत की है। लेकिन आप ये बताइए, समाज में हम अगर सिर्फ भूखों पर, वंचितों पर और सिर्फ उनके नज़रिए से लिखेंगे तो क्या समाज में सिर्फ वही लोग हैं? और लोग भी तो समाज में हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि अलग अलग युग हैं और इस तरीके से वो बटे भी हुए हैं अलग। और हम जैसे हम कई बार हमारे पास 2 टूल्स हैं। मार्क्सवादी आलोचना का टूल्स है, हम देखते हैं कि गरीबी और ये ज़्यादा फैंसी हमें लगती है तो उस पर कविता लिख दें, अच्छा हो जाएगा कि जनवादी आदमी। ऐसा सिर्फ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कविता में उनकी अवहेलना कर दीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्या सिर्फ वही एक पैमाना है कि आपकी कविता अगर गरीबों की बात नहीं कर रही तो बेकार कविता है? अगर मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, एक मैंने फूल का उदाहरण दिया, मैं उसी पर 4 पंक्तियाँ लिख दिया, तो क्या मैं खराब हो गया? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे, मेरी सहानुभूति नहीं है, मेरी अगली रचना उन पर भी तो हो सकती है। तो क्या ये रचना अप्रासंगिक हो गई? आप मेरी सिर्फ उस रचना को पढ़ेंगे जिसमें गरीबों की बातचीत की गई है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। साहित्य का कैनवस कितना बड़ा आप देखना चाहते हैं, सवाल ये है। आपने साहित्य को अगर सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपकी कविता में गरीबी की ही बात नहीं है, इसका मतलब आप मेरी कविता में अपनी चीज़ खोज रहे हैं, मेरी जुबान में, मेरे मुंह में अपनी जुबान डाल करके कुछ कहलवाना चाहते हैं। भाई मेरा मुंह है, मैं अपने तरीके से कहूँगा। ज़रूरी नहीं है ना कि मैं वही कहूँ जो आपको पसंद है। मेरा लिखा आपको नहीं पसंद है, वो चीज़ आपको नहीं मिलती, आप दूसरे रचनाकार को पढ़ लीजिए। लेकिन आप ये कहिए कि तुमने इस पर कविता क्यों नहीं लिखी, नहीं आई मेरे अंदर, उस पर कविता मैंने नहीं लिखी। तो ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इस पर बातचीत करेंगे तो बहुत लंबी बातचीत भी हो जाएगी। और जब साहित्य के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वो कितनी भी लंबी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास समय की कमी है और आपको भी अभी अन्य कार्यक्रमों के लिए निकलना है। तो अनुराग, जब हम साहित्य पे बात करनी शुरू करते हैं तो हम कितनी भी देर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी बाध्यताएं हैं। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है इस पॉडकास्ट में कि जो भी लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और आपके जो अनुभव हैं उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप रास्ते बताएंगे? कैसे मार्गदर्शक का काम आप उनके लिए करेंगे? देखिए, अगर आप बहुत ईमानदारी से नौकरी के लिए बात करें, अगर जीवन, क्योंकि देखिए एक सामान्य और मध्यवर्गीय परिवार के लिए, खासतौर पे साहित्यिक, हाँ साहित्यिक, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि साहित्य, जैसे साहित्य में डूबना एक चीज़ है, निश्चित तौर पर आप डूबिए, खूब अच्छा पढ़िए, खूब अच्छा लिखिए। लेकिन साहित्य में आज के समय में भी, खासतौर पर आप हिंदी अगर आपने विषय लिया है तो ऐसा नहीं है कि हिंदी विषय के साथ रोज़गार कम है, रोज़गार के अवसर ठीक ठाक हैं।
बस एक बात ये है कि जो मैं जब पढ़ा रहा हूँ अपने समय में और अभी के समय में, जो अंतर मैंने महसूस किया कि नए लोग पहले की तुलना में पठनीयता कम हुई है, पढ़ना कम चाहते। उसके पीछे कारण ये है कि डाइवर्जेंस बहुत सारे हैं। आप जैसे आज के 20 साल पहले लोगों के जीवन में फेसबुक नहीं था, लोगों के जीवन में इंस्टाग्राम नहीं था। आज आप कोई भी व्यक्ति सामान्य युवा अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे से कम तो मुझे नहीं लगता कि होगा। तो आप ये सोचिए 3 घंटा आपने किन चीज़ों में दिया, और अगर ये 3 घंटे वहाँ ना दिए होते तो आपने कहाँ दिया होता। तो जो पढ़ने का, अगर देखिए पढ़ने का, साहित्य में उतरने का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपके पास कंटेंट रहेगा, और कंटेंट हमेशा, अच्छा कंटेंट दूसरों पर भारी होता है। आज भी बहुत सारे वेबसाइट अपने अच्छे कंटेंट की वजह से ही जाने जाते हैं। वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, क्या सबका कंटेंट उतना ही रिच है? नहीं है। तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि अच्छे कंटेंट कौन लोग दे रहे हैं, आप ढूंढ करके उनके पास जाते हैं। तो आप पढ़िए, पढ़ने का कोई भी दूसरा उसके विकल्प के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। पढ़ने का सेंस ये नहीं कि सिर्फ किताब ही, हमने ऑडियो बुक की बात की, वो भी आप सुनिए। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं, आप उसको देखिए, तय करिए कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। यूट्यूब पर फूहड़ कंटेंट्स भी हैं, फूहड़ता भी है वहाँ पर, अश्लीलता भी है वहाँ पर, अच्छे कंटेंट भी है। तो ये तय आपको करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो उसके हिसाब से आप करना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम वाला मामला मुझे लगता है उसके थोड़ा सा व्युत्क्रमानुपाती है, उसको घटाएं, कम करें, छोड़ें, जैसे भी आपको लगता है। तो वो चीज़ें यूट्यूब पे अगर आप अच्छा कंटेंट देख रहे हैं तो वो आपके अच्छे समय में ही काउंट हो रहा है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल हुआ जा रहा है, रील पे रील चली जा रही हैं। तो इसने जो एक पाठक का एक, जिसको आप कहते हैं ना कि आप बहुत आराम से, इत्मीनान से बैठ करके पढ़ते हैं, वो जो शांति है, उस शांति को इसने भंग किया है। और इसका प्रभाव है कि आप बहुत ज़्यादा गहरे नहीं उतर रहे हैं, ऊपर से छू छू करके चीज़ें निकल रहे हैं। तो सिर्फ छू करके निकल जाने से चीज़ें नहीं होंगी। विचार, आइडियाज़ नए कैसे आएंगे? आइडिया या विचार तो नए तब आएंगे ना जब आप चिंतन मनन करेंगे, एकांत में बैठ करके सोचेंगे। आपके दिमाग में लगातार इतनी चीज़ें भर दी जा रही हैं कि आप उसको खाली ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचेंगे कैसे? डिलीट, वही चीज़ें डिलीट नहीं हो पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि सोचने का स्पेस कहाँ रह जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने बच्चों से बातचीत करता हूँ जब क्लास में, तो ये चीज़ निकल करके आती है कि सर हमारा बहुत सारा समय इसमें जाता है, और बच्चे बड़ी ईमानदारी से बताते हैं कि सर मज़ा आता है इसमें, इसलिए हम देखते हैं। निश्चित तौर पर आप देखने लगेंगे तो मज़ा तो आएगा, इंटरटेनमेंट की दुनिया है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है, उससे आपने क्या लिया, कितना लिया, कितना सीखा, ज़रूरी ये है। किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, बुरी किताबें हैं। आज तो सवाल इस पर है कि किस किताब को ना पढ़ें। उन किताबों की लिस्ट बनाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उन किताबों की लिस्ट बनाइए कि जिसको नहीं पढ़नी है। पहले किताबें तो हर रोज़ 100 किताबें छप जा रही हैं, ये सवाल है। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छे मार्गदर्शन में जाना पड़ेगा कि आप तय कर पाएँ। मनुष्य पहचाना जाता है अपनी प्राथमिकताओं से, उसकी प्राथमिकता क्या है हर चीज़ को लेकर के। पढ़ने को लेकर के आपकी प्राथमिकता क्या है, खाने को लेकर के आपकी प्राथमिकता क्या है, किस तरीके के लोगों से मिलना आपकी प्राथमिकता है। कोई नेताजी बहुत दूर खड़े यहाँ से सेल्फी लेकर के डाल दे रहे हैं, आपकी प्राथमिकता तय हो रही है। तो प्राथमिकताएं अपनी तय करिए। अगर अपने जीवन में, मुझे लगता है कि आपने अपनी प्राथमिकता तय कर ली तो आप सफल हो जाएंगे। प्राथमिकता आपकी तय नहीं है, केवल भटक रहे हैं, तो तय करने की ज़रूरत है। खैर, तो जैसा कि अनुराग ने बताया कि आपको अपनी प्राथमिकता तय करने की ज़रूरत है, उसी के हिसाब से आपको अपने जीवन के परिणाम भी मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत सारे सवालों के यहाँ जवाब मिले होंगे, और किस तरह आप हिंदी साहित्य और शिक्षण में अपना भविष्य बना सकते हैं, इसका जवाब भी अनुराग ने बताया। अनुराग, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो आजकल उभर रहे हैं, पॉडकास्ट और अलग अलग लोग कर रहे हैं, ये इनकी रीच तो ज़्यादा है, इनकी रीच बहुत ज़्यादा है। और इन प्लेटफॉर्म को आपने, मुझे खुशी इस बात की है कि
अच्छे सवालों से मैंने इसके पुराने एपिसोड्स भी देखे हैं, तो आपने अच्छे सवालों से सजाया हुआ है, उल जुलूल नहीं है इसमें। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मार्केट में बने रहना, उस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी पे जबरन टिप्पणी आप करवाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा। बड़ी सहजता से बातचीत पहले के एपिसोड्स में भी हैं, आज के मतलब बातचीत में भी मुझे लगा। तो मुझे लगा कि इस तरीके की चीज़ें एक अच्छा प्रयास है। अमर उजाला के साथ साथ आपको भी बहुत बधाई कि आप ये इनिशिएट कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि फिर भविष्य में हम ऐसे ही मंचों पर मिलते रहेंगे। बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी का एपिसोड देखने के लिए। आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य, जुड़े रहिए। अगर आप भी कविताएं लिखते हैं तो काव्य की वेबसाइट पे जाके रचना भेजिए पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ आपको फॉर्म मिलेगा, उसे सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद।